चलिए, स्वागत है सभी का सादी पेश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जल्दी से सभी चलिए लाइव सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। आज हम इन्वायरमेंट की क्लास करने वाले हैं कंटिन्यू, जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार और बता देना चाहती हूँ कि आज साल का अंतिम दिन है, ठीक। कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो सभी को एक बार नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार आपके 2025 इतने सारे संघर्षों के साथ बीता है, अब जो 26 है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीते, ठीक है। मेरी बहुत सारी आप लोगों के साथ विशेष रहेगी। कल नया साल है तो बिल्कुल सभी नए नए अच्छे से रहिएगा, ठीक है। और हमारे सादी पेश एकेडमी का भी क्या है, आज लास्ट डे है किसका, ऑफर का। तो बिल्कुल आप लोग अभी तक अगर कोर्स परचेस नहीं किए होंगे तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। साल का अंतिम दिन और हमारे सादी बीएससी एकेडमी का अंतिम ऑफर बिल्कुल आप लोगों के लिए 90% अभी रखा गया है। तो जिन्होंने भी अभी कोर्स परचेस नहीं किए हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ सभी एक बार बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। फिर आज हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी एक बार बता देंगे कि वॉइस मेरी आ रही है कि नहीं, ठीक है भाई। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से बता देंगे सभी एक बार कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को एक बार और पुनः बता देती हूँ कि लास्ट का अंतिम दिन हमारे सादी पेश एकेडमी का अंतिम ऑफर बिल्कुल आप लोग परचेस कर सकते हैं। सभी कोर्सेस में, सभी ई बुक्स में, सभी टेस्ट सीरीज में आपको बिल्कुल 90% यहाँ पे डिस्काउंट दिख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज का क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीतू मैम हिंदी लेक्चरर ऑनलाइन कुछ मंथ पहले लिए थे, ऑनलाइन क्लास हो ही नहीं रहा है। अच्छा, वॉइस आ रही है, ठीक। ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को सादी बीएससी एकेडमी का क्या दे देती हूँ, नंबर दे देती हूँ। बिल्कुल आप लोग इस नंबर पे क्या करिए, एक बार कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए ये है सादी बीएससी एकेडमी का नंबर, इसमें आप लोग एक बार कॉल करके बात कर लीजिएगा कि मैं कोर्स लिया था लेकिन अभी तक वहाँ एक भी क्लास नहीं हो रहा है करके, ठीक है। ये है 626509 और क्या है 7029, ठीक है। सादी पेश एकेडमी का ये ऑफिशियल नंबर है। बिल्कुल आप इसमें एक बार अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रखिएगा कि आपने जो भी कोर्स परचेस किए हैं उसका क्लास नहीं हो रहा है करके, ठीक। इसका जो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इसमें आप लोगों को मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आप लोग एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा क्या प्रॉब्लम्स है, क्लास क्यों नहीं आ रही है या क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। चलिए और किसी को प्रॉब्लम्स है क्या? चलिए राजेंद्र जी, हाँ सीट एडमिशन, चलिए ठीक। गुड मॉर्निंग सभी को। सीट एडमिशन है आपका, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे थे, पेड़ और पौधे के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे क्या देखे, पेड़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किसके बारे में देखा, पौधों के बारे में। पेड़ विशालकाय होते, पौधे कैसे होते, छोटे छोटे होते। तो जो इंपॉर्टेंट पौधे हैं जैसे हमने क्षेत्रीय आधार पर बांटा था, मरुस्थली हो गया, जलोद्भिद हो गया, ठीक है। इसको आप लोगों को अलग से देखना है। उसके बाद मैंने जितने भी एरियाज के आधार पर जैसे रेगिस्तानी ओक हो गया, खेजड़ी हो गया, ठीक है। और हमने नागफनी का पौधा देखा था। तो इसको भी आप लोगों को इसकी कुछ क्वालिटीज़ है, ठीक है, इसके क्या क्या यूज़ है, ये कहाँ पाया जाता है, इसको बिल्कुल आप लोग एक बार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 100% आपके सीटेट में आते हैं। और यहाँ का एकदम फेवरेट उन लोग का क्या होता है, टॉपिक होता है, यहाँ से देंगे ही देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए फिर आज कुछ हमारे पॉइंट्स बच गए हैं पेड़ और पौधे से, उसी को हम देख लेते हैं। जैसे एक जलीय पौधा के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जलीय पौधा क्या है करके, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। जलीय पौधा के बारे में हम देखते हैं, जलीय पौधे, ठीक, ये क्या है। तो जल्दी जल्दी आप लोग करते जाइए। आज हम पौधे के बारे में, कुछ बच गए हैं पौधे, उनके बारे में पढ़ेंगे। बीजों के बारे में पढ़ेंगे कि बीजों को हम रख रखाव कैसे कर सकते हैं। जैसे फूलों में क्या होता है, परागन होता है, उसके बारे में कुछ पढ़ लेंगे, ठीक। और कुछ कुछ है जैसे खेती है, सिंचाई है, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। जितना भी बचा है उसको आज कंप्लीट करते हैं। फिर का हम नए सिरे से जंतु के बारे में पढ़ने वाले हैं, जीव और जंतु के बारे में, जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग चलिए कंटिन्यू जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिएगा भाई सेशन को, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक। चलिए देखते हैं एक्वाटिक प्लांट्स क्या है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है किसके बारे में, जलीय पौधे के बारे में। अभी जलीय पौधे है क्या, तो देखिए जहाँ पे ऐसा पौधे जो हमेशा किस में उत्पन्न होते हैं, जल में, ठीक। जल में क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जल में क्या होंगे,
जल में उत्पन्न होंगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन, जैसे कमल हो गया, हाइड्रिला का प्लांट्स हो गया, ये सब। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो तने होती है वो कैसे होगी, एकदम मुलायम होगी। ठीक है, तने कैसी होती है, एकदम मुलायम होती है, जिसको कभी कभी खाने का भी काम आता है। जैसे आप लोग ढेस सुने होंगे। ठीक है, तो ढेस जो है वो कमल का तना का क्या है, परिवर्तित रूप है। तो ढेस को बिल्कुल हम खाते हैं कि नहीं सब्जी के रूप में, फेवरेट सब्जी है छत्तीसगढ़ियों लोगों का। ठीक है, तो ढेस भी क्या है, तने का उनका एक रूपांतरित रूप है, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, कमल का तने का रूपांतरित रूप है। तो तने मुलायम होते हैं। जड़ कैसा होता है, इसमें एकदम कम होती है। ठीक, जड़ें कैसी होती है, कम होती है। और जड़ कम है, इसी कारण कहीं ना कहीं क्या होता है, पानी में तैरता है। पानी में क्या होते रहता है, तैरता रहता है। ठीक, और ये क्या हो जाएंगे, आपके जलीय पौधे हो जाएंगे, एक्वाटिक प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से याद रखना है कि इसकी जलें कैसी होती है, जो इसकी तने है वो खोखला भी होता है, एकदम हल्का होता है और कैसा होता है, खोखला होता है, इसी कारण तो ये तैरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को इतने पॉइंट्स को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, जैसे क्या क्या आ जाएंगे, कमल आ जाएंगे इसके अंतर्गत, और क्या आ जाएंगे इसके अंतर्गत, जलकुंभी आ जाएंगे। ठीक, जलकुंभी जब आप लोग तालाब में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग घर में ही रहोगे तो क्या हाइड्रिला का प्लांट कौन सा है, कमल का प्लांट कौन सा है, इसको आप लोग इससे क्या रहते हो, वंचित रह जाते हो। ठीक है, हाइड्रिला ये है, जैसे गांव वाले लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये आता है कभी कभी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, वर्षा वन। ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट्स जिसको बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल क्या बोल सकते हैं, इसको प्लांट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन प्लांट्स। चलिए इसके बारे में आप लोगों को देखना है, क्या देखना है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये ऐसे जगहों पर उगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। नाम से पता चल रहा है उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे क्या रहता है, एक तो गर्मी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है और वर्षा भी क्या होता है, एकदम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ऐसे पौधे हैं जहाँ पे क्या होती है, वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, जो ये उष्णकटिबंधीय पौधे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि सबसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से भाग पे होता है, क्या उत्तर पूर्वोत्तर भाग पे होता है, दक्षिणी भाग पे होता है, कि उत्तर भाग पे होता है, कि पश्चिम भाग पे होता है, जल्दी से बताएंगे। मैं ऑफर को 2026 में 10 डे तक और आगे बढ़ाएंगे, स्टूडेंट की डिमांड है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग अभी क्यों नहीं लेना चाहते भाई, आज ऑफर है, जब आप लोगों को पता है तो लेना चाहिए ना जल्दी से। तो 10 दिन बढ़ाने की बात कैसे, आप लोग आज ही ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 90% डिस्काउंट है, तो फिर अगर कोई भी कोर्स 5,000 का भी होगा तो आपको वो 500 में मिल रहा है, तो आप लोगों को तो जल्दी कर लेना चाहिए। चलिए जल्दी से बताएंगे राजेंद्र जी, कौन कौन है हमारे साथ, हाँ पूनम जी जल्दी से बताएंगे, सीट एडमिशन जी जल्दी से बताएंगे आप लोग कि हमारे जो भारत देश है उसमें कौन सा एरियाज है जहाँ पे, जिसको उष्णकटिबंधीय बोला जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। याद करिए आप लोग कौन सा, पूर्वोत्तर। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, भारत देश है। ठीक, तो यहाँ का जो भी क्या, इधर का ये वाले जो एरियाज है, ठीक, पूर्वोत्तर 7 बहनें जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। जैसे आप लोग चेरापूंजी सुनोगे, मानिकराम सुनोगे, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है, पश्चिम में बोले आप पूनम जी, कैसे पश्चिम में होगा, याद रखना आपको भारत के सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो पूर्वोत्तर में होता है। ठीक, चेरापूंजी मानिकराम ये आप लोग सुनोगे, ठीक, वहाँ पे होता है, आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ऐसे जो क्या है वृक्ष, हाँ पौधे हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो ऐसे वृक्ष जो है पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से जगह में ये पाए जाएंगे, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, कितने पूर्वोत्तर राज्य, भारत में कितने राज्य हैं पूर्वोत्तर में, तो 7 राज्य, 8 है। सिक्किम को भी कहीं ना कहीं हम ले लेते हैं। ठीक, लेकिन सिक्किम को नहीं करना है पूरा, आपको 7 बहनियों को देखना है।
7 राज्यों को देखना है, 7 बहिनियां जिसको बोलते हैं, ठीक, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब इसके अंतर्गत क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। चेरापूंजी मेघालय बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ से आप लोगों को इतना क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। चलिए ये क्लियर है सभी को। अब देख लेते हैं किसके बारे में, बीज के बारे में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पे पाया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित रहेगा उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होगी, पूर्वोत्तर भारत में हमारे, ठीक, जहाँ पे 7 बहिनियां रहते हैं, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जो भी है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या रखना है, यहाँ से इतना बस पॉइंट को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अब देखते हैं किसके बारे में, बीज के बारे में। बीज से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीड्स के बारे में, ठीक, कि इसको हमको सुरक्षित कैसे रखना है, ये होता क्या है। तो बीज क्या होता है, पौधे का एक कठोर भाग होता है। क्या होता है ये, सबसे पहले तो ये पौधे का एक क्या होता है, पौधे का कठोर भाग होता है। कठोर भाग होता है जिसके द्वारा नया पौधा क्या किया जा सकता है, जिससे हम नया पौधा क्या करते हैं, उगाते हैं। नया पौधा क्या करते हैं भाई, उगाते हैं, ठीक। बीज नहीं रहता तो हम लोग नए पौधे उगाते क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो बीज के ही माध्यम से हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, नए पौधे उगाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीज के भी क्या होते हैं, उगते हैं। उसके भी बारे में हमें देखना है कि वो कौन कौन से पौधे हैं भाई, जो बिना बीज के ही क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो बीज मतलब क्या होता है, जिससे हम नए पौधे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नए पौधे का हम निर्माण करते हैं। नए पौधे जहाँ से जन्म लेती है, जिसकी उत्पत्ति होती है, वो क्या होती है, बीज होती है, जो कि पौधे का कैसा होता है, एकदम कठोर भाग होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ से एक पॉइंट से याद रखिएगा आप लोग कि बीजों को, अब देखिए बीज है तो बीज कहीं ना कहीं क्या होते हैं, खराब भी तो होते हैं। तो प्राचीन काल में क्या किया जाता था, जो बीज है उसको आप लोग ये देखे होंगे, लौकी, ठीक है, लौकी ऐसा रहता है ना। तो लौकी के जो क्या होते हैं, जब ये सूख जाता है लौकी, तो इसके अंदर बीजों को क्या कर दिया जाता था, संरक्षण कर दिया जाता था। और इसमें मिट्टी का क्या मतलब इसके अंदर नीम के पत्तों को रख दिया जाता था और इसके अंदर क्या कर दिया जाता था, मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था, जिससे बीज को सालों साल तक उन लोग क्या करके रखते थे, स्टोर करके, जिससे बीज में सड़न होना ये सब मतलब वो खराब नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि बीज को प्राचीन काल में कैसे संरक्षित करके रखा जाता था। एक बार सीटेट में ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि जो प्राचीन काल में बीजों को संरक्षण कैसे किया जाता था, तो क्या है, लौकी का जो क्या है, फल है, ठीक, लौकी के अंदर बीज को क्या किया जाता था, रखा जाता था और उसमें नीम के पत्ती को क्या कर दिया था, डाल दिया जाता था। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, आपके घर में भी पुरानी परंपरा निभाते होंगे, कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा आपके यहाँ अनाज हो जाते होंगे, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग देखना कि नीम के पत्तियों को या तो फिर लहसुन को, है ना, मेरे यहाँ बहुत सारा जब चावल हो गए तो मम्मी उसमें लहसुन का जो कलिया है ना, उसको तोड़ तोड़ के क्या कर दी थी, पूरा लगा देती थी। फिर मैं उसको देखती थी कि आप क्या कर रहे हो करके, तो फिर बताई कि लहसुन भी क्या करता है, कहीं ना कहीं उसको कीड़े लगने से बचाता है करके। तो पहले जमाने वाले हैं ना, उन लोग के माइंड में बहुत सारी चीजें रहती, बिना पढ़े भी उन लोग बहुत सारी चीजों को ऐसे ही बना लेते, ठीक, हम लोग को पढ़ के करते हैं। तो यही है। तो यहाँ पे लौकी में क्या करते हैं, उन लोग बीज को संग्रहित करके रखते हैं और नीम को लगा देते हैं, और उसके जस्ट बाहर में क्या कर देते हैं, उन लोग मिट्टी का लेप लगा देते हैं, जिससे बीजों को हम क्या करने से बचा सकते हैं, बहुत दिनों मतलब सड़ने से, खराब होने से, कीड़े लगने से, बहुत दिन तक इसको हम स्टोर करके क्या कर सकते हैं भाई, रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है बीजों के संबंध में इसको, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखते हैं एक चीज और, जैसे अगर मैं आपको पूछूं काली मिर्च क्या है, तो आपको याद रखना है जो काली मिर्च है, ठीक, वो क्या है, बीज है। हम लोग काली मिर्च के किसको खाते हैं, बीज को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे क्या है, सौंफ है, तो सौंफ भी क्या है, ये फल नहीं है ना, सौंफ को आप लोगों को याद रखना है, ये सौंफ का बीज है जिसको हम लोग खाते हैं। एक याद रखना है आपको, क्या, गेहूं भी क्या है, बीज है, ठीक। एक क्या याद रखना है आपको, चावल भी क्या है, बीज है। जितने भी आप लोग जैसे मटर, चना ये सब खाते हो, मक्का, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, बीज है, ठीक है। हाँ, अभी के लोग भी करते हैं ना इसको, मैं लौकी वाला नहीं देखी हूँ, इसमें पढ़ी सीटेट का जब मैं दिला रही थी, तो ठीक है कि इसका लौकी का भी करते हैं करके, लेकिन लहसुन वाला मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे घर में कहीं ना कहीं इसका हो चुका है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम किसका। हाँ, एक चीज और याद रखना है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा कीड़े लग जाते हैं, तो क्या करता है, जैसे हम बीज बोते हैं मिट्टी में,
तो कभी कभी आप लोग देखना कि उसमें अंकुरन ही नहीं होता, और या तो फिर बीज ही खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, कीड़े रहते हैं जो बीजों को क्या कर देते हैं, खा देते हैं। अब हमको क्या करना है, उस बीजों कीड़ों को नष्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम मिट्टी में, चलिए बताइए क्या करेंगे, मिट्टी में अगर हम क्या कर दें, जो गौ माता है उनके हम मल को, मतलब उनके गोबर को हम क्या कर दें, अगर उसमें डाल दें, क्योंकि गोबर कहीं ना कहीं है ना भाई किसका काम करता है, ये खाद का काम करता है। पहले जमाने में तो पूरा गोबर को ही खाद बनाते थे, कहीं ना ये पूरा रासायनिक खाद ये सब कुछ नहीं होता था। ठीक, मस्त इनऑर्गेनिक खेती होती थी, गोबर वोबर ये सब को ही क्या करते थे, पूरा खाद के रूप में जो भी खेत वे थे इसमें डाला जाता था। तो मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या नहीं लगती है, कीड़े नहीं आते। ठीक है, मिलाने से कीड़े नहीं होते, इसको आप लोगों को याद रखना, मिट्टी में कीड़े नहीं होते। फिर आराम से आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसमें बीज उगा सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद बीजों को कपड़े में बांधते हैं तो ज़्यादा जल्दी से वो अंकुरन होगा, कि ऐसे आप पानी में भिगोते हो तो जल्दी से अंकुरन होगा। चलिए बताइए, बीजों को कपड़े में बांधने से ज़्यादा अंकुरन होगा, बीजों को कपड़ों में बांधते हैं मतलब गीले कपड़ों में बांधने से ज़्यादा पहले अंकुरन होगा, कि पानी में भिगोने से पहले अंकुरन होगा? चलिए बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, मैं कमेंट का इंतजार कर रही हूँ सभी का। ठीक, बायोजी, हाँ चलिए जल्दी से बताएंगे, आप भी आ गए। ठीक, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक, तो बीजों का अंकुरन, अंकुरन मतलब क्या होता है, जहाँ पे बीज जो है कहीं ना कहीं नए पौधे के लिए क्या होते जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अंकुरन सभी को पता है तो इसको बताने की जरूरत है क्या, कि जहाँ पे पौधे मतलब जहाँ पे बीज जो है वो नए पौधे बनने के लिए बिल्कुल क्या होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, वहां से पौधे निकलना स्टार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। अब मुझे किसी बीज को अंकुरन करना है तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले अंकुरन वो किस में होगा? अगर मैं उसको जल में भिगोऊंगी तो पहले अंकुरन होगा, कि उसको अगर मैं गीले कपड़े में दबा के रखूँ तो पहले अंकुरन होगा? कपड़े में बांधकर पानी में भिगोया जाता है तो सबसे पहले अंकुरन होगा। ठीक है, मोनिका जी, मुन्नी लिखा है क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, मोनिका चाहे, ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो अंकुरन करने के लिए आपको कपड़ों को मतलब बीजों को गीले कपड़े में भिगोगे तब पानी के मतलब पानी के उसमें तुलना में इसमें क्या होता है, जल्दी से अंकुरित होता है, क्योंकि जो बीज है वो गीले कपड़ों में वो आसानी से क्या ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, आसानी से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम क्यों बता रही, लेकिन ये सब इस स्टेटमेंट में पूछे गए हैं ना, सी टेट में, इसी कारण तो आज पॉइंट्स ऐसे करके मैं आप लोगों को टॉपिक बता दी। ठीक, चलिए फिर देखते हैं कुछ बीज के बिना उगने वाले पौधे। कुछ पौधे मैंने बताया ना कि हर पौधा जो है वो बीज से नहीं उग सकता। ठीक है, तो बीज के बिना उगने वाले पौधे, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसा कौन कौन सा पौधा है जो बिना बीज के हम उसको उगा सकते हैं? तो बिना बीज के उगने वाले पौधे, चलिए लिखते जाएंगे, बिना बीज के उगने वाले पौधे। ठीक, अब बताइए कौन कौन से पौधे होंगे? सबसे पहले तो आपके घर में ही होगा, किसका? गुलाब का। कभी भी आप लोग गुलाब को बीज में करके बोए हो क्या? उसका बीज देखिए, गुलाब का होता है, लेकिन कभी भी हम गुलाब को बीज में नहीं बोलते, हमेशा हम उनका क्या करते हैं, कटिंग करके उनके तने से। हाँ, गुड़हल का भी बीज होता है, लेकिन हम बायोजी उसको क्या करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं तनों को करते हैं। मेरे यहाँ भी गुड़हल है, इसका हम हमेशा तनों को, मेरे यहाँ कोई भी आता है ना तो गुड़हल का ले जाते हैं तो तनों को ही हम लोग काट के देते हैं, तो उसका लगता है। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है सभी का। तो सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है, बिना बीज के उगने वाले पौधे क्या हो जाएंगे? बीज से उगने वाले सभी को याद है, एक क्या हो जाएंगे? सबसे पहले सब्जियों के बारे में लिखते हैं। अच्छा बेटा, आलू, आलू और प्याज का आप लोग सुने हो क्या? प्याज तो चलो ठीक है, लेकिन आलू अपने तने से ही क्या होता है, उगता है। आलू का बीज नहीं होता ना, आप लोगों को याद रखना है। तो आलू क्या है, अपने जो खुद क्या है, तना है। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है ना भाई, तो अपने ही तने से वो क्या होता है, उगता है। ठीक, तो इसका क्या होता है, बीज नहीं होता, तो ये आप लोगों को याद रखना है। कटिंग से, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद और कौन कौन सी सब्जी है बताते जाएंगे जिसको हम किस में करते हैं। जैसे लहसुन हो गया, ठीक है, लहसुन का भी बीज होता है, लेकिन कभी लहसुन को भी हम किस में करते हैं, तो इसका तने के माध्यम से इसको भी हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम फूल को देखते हैं, कौन कौन से ऐसे फूल होते हैं जो बिना बीज के हम उसको उगाते हैं। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में देखना है, ठीक, एलोवेरा। जो एलोवेरा है,
एलोवेरा में आप लोग देखना, इसका कभी भी आप लोग बीज सुने हो क्या? नहीं। एलोवेरा को हम हमेशा जो उनकी जड़ होती है या उनकी जो पत्ती होती है वहीं से दूसरा क्या कर लेते हैं, दूसरा एलोवेरा हम बिल्कुल क्या करते हैं वहाँ पे स्थापित करते हैं या रोपित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी पत्तियों की कटिंग किया जाता है। पत्तियों की क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। इसकी पत्तियों की कटिंग के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल लगाएंगे एलोवेरा को। दूसरा आपको याद रखना है किनको, मनी प्लांट को। ठीक है, तो जो मनी प्लांट है उसको किस में उगाया जाता है, जल्दी से बताइए। आप लोगों के घर मनी प्लांट होगा तो किस में करते हो? तो इसमें हम स्टेम कटिंग इसके स्टेम को कटिंग करके क्या करते हैं, बिल्कुल मनी प्लांट को भी उगाते हैं। ठीक है, तो स्टेम कटिंग करते हैं, स्टेम कटिंग करते हैं मनी प्लांट के लिए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा, पत्थर चट्टा। सब ये सेम है ना, पत्थर चट्टा आपको याद रखना है, पत्थर चट्टा, चट्टा। ठीक है, पत्थर चट्टा जो है उसको हम कैसे उगाते हैं, तो पत्तियों को, मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसको पत्तियों को कलम किया जाता है। ठीक, ये पत्तियों में उगता है तो पत्तियों को क्या किया जाता है, इसका कलम किया जाता है। ठीक, उसके बाद चौथा आपको किसको याद रखना है, गुलाब को याद रखना है। गुलाब को किसको, तने को कलम किया जाता है। ठीक, तने को क्या किया जाता है, कलम किया जाता है। और क्या क्या है जल्दी जल्दी बताते जाइए आप लोग कमेंट करके। ठीक, जैसे आलू तो वे बिना बीज वाले हैं, गुड़हल का कटिंग करके, हाँ बिल्कुल सही है। स्नेक पॉइंट, वेरी गुड मंजू जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्नेक पॉइंट। ठीक, ये भी आ जाएगा, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। जो स्नेक प्लांट्स है, ठीक, ये आप लोग देखना, और जो सांप रहता है ना ऐसे ही रहता है इसका जो प्लांट है ना, मतलब ऐसी लता वाला रहता है, जो आपको ऐसा सांप जैसा दिखेगा, वो जैसे रात में आप जाओगे तो डर जाओगे, इसी कारण इसका नाम जो है वो स्नेक प्लांट रख दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लगाते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, स्नेक प्लांट में क्या किया जाता है, पौधे को, हाँ इसको पौधे से ही क्या किया जाता है, पत्तियों के द्वारा ही उगाया जाता है। ठीक, तो इसको भी पत्तियों के द्वारा उगाया जाता है। पत्तियों का क्या किया जाता है, कलम किया जाता है। स्नेक पॉइंट का भी, सॉरी स्नेक प्लांट्स का भी। ठीक है, और क्या है, चलिए अगर मेरा डीओ में हुआ रहता, एडीओ में, तो मैं यहाँ पे आके लेक्चर देती रहती क्या, आप लोग भी ना कुछ भी। चलिए विशो जी, हाँ आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो इतना यहाँ से आप लोगों को जो मोटा मोटा पॉइंट है उसको क्या रखना है, याद रखना है। याद रहेगा सभी का। गन्ना, अच्छा भाई गन्ना का बताइए जल्दी से। चलिए, गन्ने का आता है, पूछा जाता है कि गन्ने को आप बीज के द्वारा उगाते हो कि कटिंग करते हो, तो आपको याद रखना है गन्ने का कहीं ना कहीं हम तने के माध्यम से, तने का क्या करते हैं, इसका भी तने का कटिंग करते हैं। ठीक है, तने के जो कलम होते हैं, कटिंग होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसको उगाते हैं। ठीक, गन्ने को। और एक केले का पौधा होता है। ठीक, तो केला भी बिना बीज वाला है, तो इसमें भी क्या करते हैं, पतली जड़ों द्वारा इसको भी क्या किया जाता है, केले को उगाया जाता है। ठीक, तो केलों को भी किसके द्वारा उगाया जाता है, इसके पतली जड़ों के द्वारा। जो केले में पतली पतली जड़ें निकले रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। आप लोग ये भी सुने होंगे कि जो एक केला है, एक केले का जो पौधा है, वो एक बार में सिर्फ एक ही फल देता है। ठीक, उसके बाद वो पूरा बेकार हो जाता है, उसको आप काट के फेंक दो, कुछ भी करो। जो एक नया पौधा निकलता है वो एक बार ही क्या देता है, फल देता है, उसके बाद वो बेकार, फिर दूसरा पौधा हमको लगाना पड़ता है फल के लिए। ठीक, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए, तो यहाँ से इतना पॉइंट याद रहेगा सभी को। अब देखते हैं, आपको पॉलिनेशन डालना है, परागण। ठीक, आईएमपी है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परागण तो कहीं ना कहीं आपने इसको किस में पढ़ा होगा, बायो में। ठीक, पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक, तो बीजों से संबंधित हो गया, खत्म हमारा। बस आपको मेन पॉइंट्स को याद करते जाना है, क्योंकि एग्जाम्स भी बहुत कम दिन बचा है। ठीक है, चलिए किशोर जी आप यहाँ भी आ गए। ठीक, आप भी सीटेट का दिला रहे हैं। हाँ, बस इधर उधर के क्वेश्चंस लाना रहता है नहीं, ढूंढ ढूंढ के, समस्यात्मक बालक टाइप का। ठीक है, आप ही समस्यात्मक बालक हो लग रहा है मुझे तो। चलिए देख लेते हैं पॉलिनेशन। ठीक, बताती हूँ। तो पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, परागण मीन्स सभी को पता है कि मतलब ये क्या होती है, पौधे की एक प्रजनन प्रक्रिया होती है, जिसमें एक पौधे का जो फूल रहता है, ठीक,
उनका जो परागन अगर दूसरे पुष्प में क्या कर देते हैं, चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये पौधे का प्रजनन होता है जिसके द्वारा एक फूल से दूसरे फूल बिल्कुल क्या होता है, बनने की क्या होती है, प्रोसेस होती है, प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक, तो परागन क्या होता है, यह एक प्रजनन की क्या होती है, यह एक प्रजनन की क्या होती है, क्रिया होती है, क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो फूल है, परागन है, ठीक है, जो पौधे का क्या है, पौधे का परागन है, मतलब ये क्या है, एक प्रजनन की एक बोल सकते हैं, जैसे हमारे में रहता है ना, जैसे नर और मादा के लिए क्या होता है, जैसे ह्यूमन में एक ऐसे अलग अलग होता है, जैसे एक्स वाई ऐसा कुछ होता है, जीन्स होता है। ठीक है, वैसे इसमें भी क्या है, एक परागन होता है, पॉलिनेशन, पोलिन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, पोलिन, ठीक, वो क्या करता है, एक फूल के नर भाग से, एक फूल के नर भाग से दूसरे फूल की मादा भाग के किस में जाती है, तो स्टेमेन में। ठीक है, स्टेमेन में आप लोगों को बताई थी, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, वर्तिकाग्र बोला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाते हैं, हाँ अच्छा, स्टोमेन में क्या हो जाती है, ये चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को वर्तिकाग्र को याद रखना है कि बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, जो एक क्या रहते हैं, पौधे रहते हैं, पौधे का जो क्या रहता है, परागकण रहता है, वो एक फूल से दूसरे फूल में क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए, जब एक फूल के, हाँ, तो मादा भाग में, फूल की मादा भाग में एक फूल के नर भाग से दूसरे फूल के मादा भाग में क्या होती है, मादा भाग के किसमें क्या बोलते हैं उसको, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में परागन या निषेचित होती है। ठीक है, निषेचित होती है, ये क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ठीक है, परागन को आपको याद रखना है, जो पॉलिनेशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, कितने प्रकार के होंगे, ये 2 प्रकार के पाया जाएगा, कौन कौन सा, एक स्वपरागन बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे, पर परागन। ठीक, एक क्या होगा, स्वपरागन होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एक सेल्फ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, क्योंकि दूसरे के साथ कर रहा है। तो देखिए, स्वपरागन मतलब क्या होगा, जब एक पौधे का जो क्या रहेगा, एक पुष्प रहेगा, तो एक पुष्प से मतलब उसी पौधे का परागन उसी पुष्प पर, ठीक है, उसी पुष्प पर, मतलब उसी पुष्प के किस पर, वर्तिकाग्र पर क्या होता है, निषेचन करता है। ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, निषेचित होता है। ठीक, ये हो जाएगा। फिर स्वपरागण मतलब क्या होगा, एक पौधे का क्या जो परागन रहेगा, जो परागन है वो दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होगा, निषेचित होगा, निषेचित होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परागन की क्रिया, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, नए पौधे बनते हैं, बीज बनते हैं, पुष्प खिलते हैं।
ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस यहाँ पे होती है। अगर परागण नहीं होती तो फूल भी नहीं बनते, बीज भी नहीं बनते और फल भी आपको प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ से आपको इतने जो क्या है पॉइंट्स है उसको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए केला, ठीक, हाँ ठीक, चलिए। और जो स्वपरागण है वो किस में आपको देखने को मिलेगा, जो द्विलिंगी क्या रहेंगे, पौधे रहेंगे। ठीक है, जो द्विलिंगी पौधे रहेंगे मैंने आप लोगों को बताया था। द्विलिंगी पौधा कौन कौन होंगे, जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, ये सब क्या है द्विलिंगी पौधे हैं। तो इसमें क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया होगी। ठीक है, वही जो पर परागण है वो किस में हो जाएगा, तो जितने भी क्या है, हाँ ठीक है, हाँ अधिकतर फूलों में क्या होता है, पर परागण होता है, क्योंकि एक से दूसरे जो क्या होते हैं, एक लिंगी में होगा ये, एक लिंगी में, क्योंकि एक लिंगी में क्या होगा, वहाँ पे लिंग एक ही है, या तो स्त्री केसर होगा या तो क्या होगा, पुंग केसर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो वहाँ पुष्प के क्या रहेंगे, जो पोलन रहेंगे, ठीक, वो किस में जाएंगे, या तो मादा रहेंगे तो वो किस में जाएंगे, नर में जाएंगे, या तो वो नर रहेंगे तो वो किस में जाएंगे, मादा में जाएंगे। ठीक है, तो ये एक लिंगी में होता है, और जो सेल्फ है वो किस में होता है, हमेशा द्विलिंगी में पाया जाएगा। परागण बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे वायु के द्वारा भी परागण होता है, कि अगर वायु आता है तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि पुष्प कैसे हो जाता है, पुष्प का जो भी पराग है वो उड़कर दूसरे पुष्प में चला जाता है, उसके माध्यम से भी होता है। जीव जंतुओं के माध्यम से होता है, जैसे पेड़ पक्षी है उनके भी माध्यम से होता है। जैसे आप लोगों ने तितली के बारे में सुना होगा कि तितली क्या करती है, फूलों के रस को चूसती है, फिर जस्ट दूसरे फूल में चली जाती है, तो उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, तो परागण आपको याद रखना है, जंतुओं के द्वारा भी होता है, फूल पौधों हवा के द्वारा भी होगा, जीव जंतुओं के द्वारा भी होता है, और पक्षियों के भी द्वारा कहीं ना कहीं ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक, अब आप लोगों को याद रखना है क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, खेती करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले खेती देखते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सिंचाई पढ़ेंगे कि इसमें हम सिंचाई कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चले जाएंगे कहाँ, खेती करने के लिए। ठीक, खेती से कभी कभी आ जाते हैं, सिंचाई से भी आते हैं क्वेश्चंस, तो इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है, कृषि या एग्रीकल्चर। ठीक, चलिए आया इतना समझ में, जो पिछले पढ़े हमने। कुछ डाउट्स है किसी को? हाँ, किशोर जी को तो बहुत डाउट्स रहते हैं हर टाइम। हाँ, कैक्टस में जो पॉलिनेशन होता है ना, कैक्टस कौन सा है, जो मनी प्लांट्स है उसके बारे में ही हमने देखा था। तो उसमें क्या होगा, पर परागण बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो मतलब उनका पोलेन है वो एक से लेकर के दूसरे तक वो क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलिए एलिफेंट कैसे, हाँ एलिफेंट के बारे में मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, जानवर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा एलिफेंट भी क्या, अच्छा एलिफेंट कैसे पॉलिनेशन करता है ऐसे बोल रहे हो ना, तो हर जानवर भी नहीं करेंगे ना जी, लेकिन एलिफेंट भी क्या करता है, कभी कभी आप लोग देखना कि वो एक पौधे के ऐसे पुष्पों को खाता है, उसके बाद जस्ट दूसरे पौधे में चला जाता है। तो बताओ उसके जो भी सूर में कुछ कुछ रहेंगे, तो उसमें दूसरे पौधे को खा रहा है, तो उसके माध्यम से होगा कि नहीं उसमें, तो उसके माध्यम से भी होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि जितने भी जानवर हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं क्या करता है, पॉलिनेशन की क्रिया में शामिल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरे पुष्पों को, पौधों को खा रहा होता है, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उसको दूसरे जैसे जस्ट दूसरे पौधे को खाने स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें चला जाता है वो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कृषि, एग्रीकल्चर ये है क्या। तो सबसे पहले तो ये क्या होती है, हमारे लिए एक प्राथमिक क्रिया होती है। अगर हम यहाँ पे दुनिया में हैं तो हमारे लिए क्या है, एक विकास होने के लिए हमें, ठीक है, अपने पेट के लिए या भूख से बचने के लिए बिल्कुल हम कहीं ना कहीं हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है, और खाने के लिए हर चीज़ को तो हम बना नहीं सकते, तो बिल्कुल हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, कृषि एक हमारी क्या होती है, प्राथमिक क्रिया होती है। जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, उसको क्या करने का, उगाने का। ठीक, अगर ये नहीं करते हम कृषि, तो बिल्कुल भी हम अभी तक क्या होते, भूखे मर जाते। तो इंसान का प्राथमिकता क्या है, सबसे पहले तो कृषि है। ठीक है, चलिए हाँ 23 तो पोस्ट होगा, देंगे।
मतलब यही है कि गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा है कि इतना सब लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं एक एक सप्ताह से, उधर सब मर रहे हैं, खाए पिए नहीं है, तो इतना कैसे, मतलब कोई एक बंदर होता है ना, ये ऐसे सब करके रखा रहता है, ऐसा कोई कैसे हो सकता है यार, मेरे समझ नहीं आता। मतलब आप इस स्टार्टिंग में हम लोगों को इतना ज़्यादा लालच दे दिए कि मैं 57,000 भर्ती लाऊंगा, उसके बाद ये करूंगा वो करूंगा, किए कुछ नहीं। तो यही है कि ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं डाल रहे हो आप। चलो बोल दिए 57,000 नहीं दे रहे थे, तो आप कितना दे रहे थे अभी, जो भी है 5,000 देने वाले थे, ऊँट के मुंह में जीरा वाला, वो भी तो आप नहीं दे रहे हो। बस सबको बेवकूफ़ बना बना के आप रख रहे हो। ठीक, उसके बाद जो बेचारे आप लोगों ने क्या किया था, 3,000 जो भी क्या थे बीएड धारी थे, उसको आपने निकाले थे 2900 जो भी है इनको, उसमें से सिर्फ आपने कितने लोगों को क्या किया है उसमें भाई, तीन, चलो मैं बोलूँ मैक्सिमम 500 लोगों को बस आपने क्या दिया है, ज्वाइनिंग दिया। उसके बाद तो पूरा इसमें का पोस्ट बचा है, कहाँ जाएगा वो पोस्ट, क्या करोगे? तो दे क्यों नहीं रही हो? क्योंकि आपने बीएड लोग के मतलब बीएड को निकाला, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, डीएड वालों को क्या देना चाहिए, ज्वाइनिंग देना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। क्यों? वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका खिलाफ नहीं जा रहे हैं वो, और आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे भी गवर्नमेंट का कुछ समझ नहीं आता, और अब तो मैं वोट दूंगी नहीं, ऐसा लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट से पूरा क्या हो गया, उससे अच्छा देखिए, मैं कभी भी ना कांग्रेस बीजेपी ये सब में नहीं रहती ना, जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है वही हमारे लिए बेस्ट है। तो बघेल जी ही ठीक थे बेचारे, कम से कम 2019 में भी एक बार पोस्ट लाए थे शिक्षक भर्ती का 14,000, और 23 में भी क्या लाए थे, 12,000 पोस्टर लाए थे। तो उन अपने शासनकाल में 2 बार पोस्टर लाए थे, तो वही बेस्ट थे ना हमारे लिए। ये तो 5,000 भी नहीं ले पा रहा है, तो 2 साल हो गया। ठीक है, और कितना झूठा झूठा वादा करते हैं, तो यही है। तो बिल्कुल आप लोग भी आंदोलन करिए अपने, क्योंकि आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो ना, आप लोग गवर्नमेंट को कोई वो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। हाँ, शिक्षक लोग अच्छा हड़ताल पर है क्या? ठीक, होने ही चाहिए, गवर्नमेंट के रवैया ही ऐसी है, तो शिक्षक को हड़ताल में होना पड़ता है। फिर इधर बच्चों का भविष्य खराब होता है ना, उसका टाइम में क्या होगा, सिलेबस पूरा होगा, एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे बच्चे, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसके बारे में, कृषि के बारे में। तो बातें होती रहेगी। कृषि एक क्या होती है भाई, प्राथमिक हमारी क्या है, क्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे फल, भोजन के लिए क्या हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ठीक, और क्या हो गया, सब्जियां हो गया, सब्जियां, ठीक है, अनाज हो गया, ये सबको हम क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक, ये हमारी क्या होती है, कृषि जो है वो प्राथमिकता होती है। ठीक, और पशुधन पालन इसमें क्या होता है, शामिल होता है। तो जो पशु का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं, ये भी क्या होता है, पशुपालन भी इसमें क्या होता है, पशुपालन भी क्या होता है, इसमें शामिल होता है। ठीक, जैसे मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं, बकरों का करते हैं, भैंसों का करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कृषि ही है ना। अगर आप लोग मछलियों का भी पालन करते कहीं कहीं, मतलब बहुत जगह करते हैं ना, तो वो भी क्या है, कृषि है। रेशम कीट पालन आप लोग देखोगे, ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, तो ये सब क्या है, कृषि के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और बिल्कुल जिस भूमि में हम क्या करते हैं, मतलब कृषि करते हैं, उसको भूमि क्या बोलते हैं, कृषिगत भूमि बोला जाता है। जिस भूमि में हम क्या करते हैं, जिस भूमि में हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, जैसे अभी हमने खेतों में अपना क्या उगाया था, धान उगाया था, तो क्या है, हमारा खेत है एक, ठीक, उससे हमारा एक जुड़ा होता है, जुड़ाव हो गया है, अपने हमारे नाम पर है, कब्जे में है वो जमीन हमारे। ठीक, तो जिस भूमि में हम कृषि करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कृषि युक्त क्या बोला जाता है, जमीन बोला जाता है। कृषि भूमि भी बोल सकते हो, कृषि भूमि बोला जाता है उसको। ठीक है, अब इसी में हम कृषि कैसे कैसे करते हैं, इसके लिए क्या है, ठीक, जैसे उसको कृषि करते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना होता है कि भूमि जो है वो उपजाऊ है कि नहीं है। बार बार क्या आप उसी फसल का क्या कर रहे हो, उगा रहे हो क्या। ठीक, जैसे रबी फसल वालों को देखिएगा आप लोग, जैसे ही अभी फसल जस्ट कटे उसके बाद उसी भूमि में उन्होंने रबी फसल भी लगाया होगा, या तो जैसे जस्ट धान काटने के बाद चना वाना, या तो धान काटने के बाद फिर से धान को क्या कर दिए होंगे, उन्होंने लगा दिए होंगे।
तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको केमिकल की क्यों ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को पता है ना, क्योंकि वो भूमि क्या हो जाती है कहीं ना कहीं वही फसल के कारण वो क्या हो जाती है, एकदम अनउपजाऊ हो जाती है। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत सारे दवाइयों का छिड़काव करते तब वो लगता है। तो अगर हम एक ही भूमि में क्या करते हैं, बार बार उसी चीज़ का हम अगर खेती कर रहे हैं तो वो भूमि क्या हो जाता है, अनउपजाऊ होता है। इसको भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं फसल। तो फसल 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। फसल कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। फसल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा फसल, खरीफ फसल। कौन सा, खरीफ फसल, खरीफ फसल, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है रबी फसल। पूछा जाएगा आपको कि इसमें से कौन सा फसल खरीफ फसल है, दे दिए रहेंगे मक्का, चना, आलू, बाजरा, जो भी है। इसमें से कौन से फसल को जून और जुलाई में काटा जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल की कौन सा फसल, जायद फसल। इसमें से कोई नहीं। ऐसे आपको क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे सीटेट में, तो बिल्कुल इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक। एक होगा जायज, और बहुत सारे फसल होते हैं लेकिन मुख्य रूप से हम इन तीनों को देखते हैं, ठीक है। जायज फसल, ठीक है भाई। चलिए खरीफ फसल को क्या बोल देना है, खरीफ ही बोलते हैं। खरीफ फसल को खरीफ ही बोला जाता है, क्रॉप, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रबी ही बोला जाता है, रबी क्रॉप, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, जायद क्रॉप्स, ठीक। चलिए देख लेते हैं ये तीनों है क्या। तो देखिए रबी फसल में आपको याद रखना है, ठीक, दिख रहे हैं। चलिए रबी फसल में आपको क्या याद रखना है कि यह फसल, सबसे पहले तो आपको याद रखना है रबी फसल में क्या, कि ये फसल जून और जुलाई के मध्य बोया जाता है, ठीक है। जून और जुलाई में क्या किया जाता है, इसको बोया जाता है। अब जून और जुलाई में बोने के बाद इसको काटा कब जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अभी हमने धान की कटाई कब की, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। सेम वही है जो हम धान की कटाई करते हैं, जस्ट दिवाली के बाद हमने किया। इस टाइम भले क्या हो गया, एकदम कम हो गया, बारिश वारिश हो गया था, सबके यहाँ फसल भी एकदम कम आया है, ठीक है। तो हम जस्ट दिवाली के बाद, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ नवंबर में, या दिवाली भी होते रहता है, ठीक है, नवंबर या अक्टूबर, ठीक। नवंबर और अक्टूबर कर, अब मतलब अक्टूबर के बीच में इसकी हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो ये जो फसल है वो जून और जुलाई में बोई जाती है, और नवंबर और अक्टूबर में इसकी क्या होती है, कटाई होती है, ठीक। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद इसमें कौन कौन आ जाएंगे इसके अंतर्गत, तो जो धान है, ठीक, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, एक तो धान आ जाएंगे, एक तो बाजरा आ जाएंगे, एक तो क्या आ जाएंगे, मक्का आ जाएंगे। तो इतने फसलों को आप लोगों को कम से कम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें से कौन सा फसल जो है वो रबी फसल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, मूंगफली, ठीक, और क्या हो गया, गन्ना, ये सब क्या है, आपके खरीफ फसल हो जाएंगे, ठीक है। सोयाबीन, उड़द, कपास, याद रहेगा सभी को, ठीक है। तो जो कपास है, सोयाबीन है, उड़द है, हाँ मैम, शॉर्ट डे प्लांट्स, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये जून और जुलाई के बीच में क्या किया जाता है, बोया जाता है, और नवंबर और अक्टूबर में क्या किया जाता है, इसको काटा जाता है। एग्जाम्पल, धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कपास। कपास क्या है, तो कपास खरीफ फसल है। उड़द क्या है, तो बिल्कुल उड़द को आपको याद रखना है किसके रूप में, खरीफ फसल के रूप में, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या, रबी फसल, ठीक। रबी फसल में आपको याद रखना है किसको,
ऐसा फसल जो जस्ट नवंबर अक्टूबर के बाद जैसे ही हम फसलों को काटते हैं उसके बाद जो फसल उगाई जाती है, चाहे वो आप धान की करो, धान की रबी फसल भी होता है, खरीफ फसल भी होता है, लेकिन अधिकतर हम धान को खरीफ फसल में ही लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, मतलब वो रबी फसल होगा, मतलब इनका जो उत्पादन है वो नवंबर या अक्टूबर में हम इसको करते हैं, अक्टूबर में, ठीक। और अब यहाँ से लेकर के हम कटाई अब इसका कब करेंगे, कटाई कब करेंगे, हाँ ठीक है, कटाई इसका कब करेंगे, तो मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में हम क्या करते हैं, इसका कटाई करते हैं, मार्च और अप्रैल में इसका क्या करेंगे, कटाई करेंगे। नवंबर अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक की जो फसलें रहती है इसको हमको क्या बोलना है, रबी फसल बोलना है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन कौन सा। सबसे पहला तो चना, अभी आ रहा है चना बूट, आप लोग खाते हो, बिल्कुल वो रबी फसल है। मटर हो जाएंगे, ठीक है, मटर को हालांकि 2-3 बार एक बार उगा कर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, ठीक। जौ हो जाएंगे, ठीक, जौ के साथ आपको याद रखना है कौन सा, सरसों याद रखना है, एक क्या याद रखना है आपको, गेहूं याद रखना है, ठीक, मोस्ट IMP गेहूं, सरसों, जौ, ठीक। और क्या किसको याद रखना है आप लोगों को, आलू को, ठीक। तो आलू भी आप लोगों को देखा होगा कि आलू, नए आलू आ रहे हैं अभी, जिसका छिलटा अपने आप ही क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, उसको छिलना नहीं पड़ता है। तो वो कौन सी फसल है, तो वो रबी फसल है, ठीक है। तो सबसे पहले खरीफ फसल याद रखना है, बोना कब है इसको, कब, गर्मी की छुट्टी जैसे ही लगी रहती है बच्चों की, मतलब बारिश होता है, कब बारिश होता है, जून और जुलाई के बीच में, तो जून और जुलाई के बीच में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। फिर काटेंगे 6 मतलब 5-6 महीने बाद, कब, या 3-4 महीने बाद, नवंबर और अक्टूबर में इसका हम कटाई कर देते हैं। धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, नवंबर अक्टूबर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, चना भाजी, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नवंबर अक्टूबर में इसको बोते हैं और मार्च अप्रैल में इसको काट देते हैं। कौन सा फसल की बात हो रही है, बिल्कुल रबी फसल की बात हो रही है। धान भी आता है, लेकिन धान को हमेशा आप लोगों को किस में लेना है, खरीफ फसल में लेना है, क्योंकि रबी फसल में भी धान को बोते हैं ना जी, लेकिन कभी भी उसको रबी फसल मत करना। धान कौन सा फसल है, अगर आता है आपके क्वेश्चन में, तो हमेशा उसको आपको खरीफ फसल लगाना है। वो तो धान को और हम रबी फसल में बोल देते हैं, लेकिन ये हमेशा खरीफ फसल आपको लगाना है, ठीक। चना, मटर, जौ, सरसों, गेहूं ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो रबी फसल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा फसल, तीसरा जायद फसल, जायद फसल, चलिए ठीक, ये क्या है, तो आपको याद रखना है जायद फसल क्या होती है, ये मई और जून में बोई जाती है, ठीक है। मई और जून में इसको क्या किया जाता है, मई और किसमें, जून में इसको बोया जाता है, मई और जून में इसको बोया जाता है। और कटाई कब की जाती है, चलो इसको ऐसे कर लो, मई या जून इसमें बोया जाता है, तब से लेकर के जुलाई या अगस्त इसमें इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। मतलब मई जून से लेकर के जून जुलाई तक के जो भी फसल आपको देखने को मिलते होंगे वो कौन से फसल के अंतर्गत आएंगे, तो बिल्कुल आपको किसको याद रखना है, जायद फसल को याद रखना है। जैसे आपके फेवरेट आप लोग देखते होंगे गर्मी में, कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर खरबूजा खाने को मिल जाए तो वो बेस्ट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो जितने भी क्या है, तरबूज है, जितने भी क्या है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब किसके अंतर्गत रखना है आपको, जायद फसल के अंतर्गत, जो एक ही महीने में क्या हो जाते हैं, 1 से 2 महीने में बनकर ये जल्दी से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्या रखना है, हाँ मूंग का जो दाल है वो रजनी जी किस में आएगा, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मूंग दाल है वो रबी फसल में आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा हाँ ठीक है, तो देखिए मूंग दाल को रबी भी बोल सकते हो आप, लेकिन जैसे हम धान को किस में बो रहे थे, मतलब खरीफ हम धान को हमेशा लेते हैं, लेकिन रबी भी बोलते हैं ना, वैसे ही आप लोगों को मूंग दाल को हमेशा किस में लेना है, खरीफ में लेना है, ठीक है। मूंग दाल को किस में लेना है,
मूंग दाल, जैसे मूंगफली को अपने किस में लिए थे, खरीफ में लिए थे, वैसे ही मूंग दाल को भी आपको किस में लेने हैं, खरीफ में लेना है। ठीक है, चलिए तो इसको लेना है। हालांकि इसमें रबी फसल में मतलब ये टाइम में भी बोया जाता है, जैसे गेहूं सरसों ये सब होता है तो, लेकिन अधिकतर इसको लिया किस में जाता है, खरीफ फसल में। तो आपको मूंग दाल को खरीफ फसल याद रखना है। क्लियर है इतना? हाँ चलिए, मूंग बोल लेना, मूंग। हाँ तो मूंग किस में आएंगे, जो मूंग दाल है वो बोल रहे हो वो खरीफ में आ जाएगा, उसको खरीफ में आप लोग लिख लीजिए। ठीक, तो जितने भी तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब किसके अंतर्गत आपको रखने हैं, तो जायद फसलों के अंतर्गत रखने हैं। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए अब देख लेते हैं कुछ सिंचाई, उसके बाद फसलों से कुछ त्योहार है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, फिर ये टॉपिक आज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिंचाई, जहाँ से आते हैं भाई। अब फसल उगा रहे हैं तो उसको पानी के बिना आप लोग उगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, भी नहीं, क्योंकि फसल में बोला जाता है कि 80% क्या होता है, हमेशा पौधे या वृक्ष में 80% वो पानी से क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे में कितना पाया जाता है, 75 पाया जाता है ना, वैसे ही उनके में 80% पानी पाया जाता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं किसके बारे में, सिंचाई के बारे में। अब हमने फसल उगा लिए, कितने प्रकार के फसल देखे हमने, 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक रबी फसल, एक खरीफ फसल और कौन सा, जायद फसल। अब हम किसको देखेंगे, हम उसमें सिंचाई कैसे करते हैं। ठीक है, सिंचाई, सिंचाई। चलिए सिंचाई का डालना है इरिगेशन, आता है ये एग्जाम में, जैसे ट्रिप सिंचाई के बारे में बहुत बार पूछा गया है। इरिगेशन, ठीक है, किसान लालची है, अच्छा ठीक हो गया। चलिए हाँ, वीट किस में आएगा, चलिए बताइए, वीट गेहूं किस में आएगा, खरीफ फसल में कि रबी फसल में? जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। ठीक, तो चलिए पौधे के वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, वृद्धि और विकास के लिए उसे क्या देने की जरूरत पड़ती है, जल देने की। ठीक, उसी को क्या बोला जाता है, जल की जरूरत पड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम सिंचाई बोलते हैं। ठीक, तो सिंचाई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हम जब इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वो अलग अलग टाइप से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार के सिंचाई आप खुद घर में करते होंगे। ठीक है, नकदी फसल को कब बताओगे, अच्छा नकदी फसल छूट गया है क्या? चलिए नकदी फसल को भी, चलिए इसको पहले कंप्लीट कर देती हूँ, फिर दूसरे स्लाइड में आप लोगों को नकदी फसल को भी बता देती हूँ, ऐसे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी छूटा रहेगा। चलिए तो सिंचाई को पहले देख लेते हैं, फिर आप लोग याद दिलाइएगा कि मैम नकदी फसल बचा है, मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी। तो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जल की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तो सिंचाई भी अलग अलग टाइप से रहेगा। सबसे पहले आपको देखना है कौन सी सिंचाई के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो पौधे हैं उनका 80% भाग जो है वो हमेशा क्या रहता है, जल ही रहता है। ठीक है, हाँ हाँ, खरीफ फसल कौन बोला, खरीफ फसल कौन बोला, रबी फसल है वो गेहूं। ठीक है, चलिए सिंचाई की विधियां देख लेते हैं। आप लोग का बुद्धि कहाँ चला जाता है फिर, हाँ अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे करोगे आप लोग? चलो कहाँ चले गया जी, फसल 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 फसल, चलिए ठीक है। अच्छा सिंचाई कहाँ चला गया, यहाँ पे यही है क्या? ठीक, पौधे में वृद्धि और विकास की जल की जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोला जाता है, सिंचाई बोला जाता है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले कौन सी विधि, जल प्लवन विधि, जल प्लवन विधि। ठीक है, जल प्लवन विधि मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये वाले सिंचाई को हमको देखना है। ठीक है, जल प्लवन विधि, इसी को क्या बोला जाता है, फ्लोटेशन ऑफ फ्लो मेथड, फ्लोटेशन ऑफ फ्लो मेथड।
ठीक, चलिए देख लेते हैं है क्या, चित्र के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, जल प्लवन विधि मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, जैसे हम खेती क्या करते हैं, धान उगाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबका जो खेत है ये ऐसे एकदम पार्ट में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। ठीक, ये पूरा क्या होता है, ये मेड़ होता है। ठीक, ये इतना मेरा खेत है, ये दूसरे का खेत है, फिर ये तीसरे का है। तो हम क्या करते हैं, इसी में सीधा जैसे कोई भी सिंचाई का माध्यम रहता है, जैसे अगर नहर से पानी आ रहा है तो उसको डायरेक्ट हम इसमें क्या कर देते हैं, बहा देते हैं फ्लो में। या तो फिर आपके यहाँ अगर कोई बोर लगा होगा, ठीक, तो बोर के पानी को हम उसमें क्या कर देते हैं, बिल्कुल फ्लो के साथ बहा देते हैं। तो यही जो सिंचाई की प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, उसको जल प्लवन विधि बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग धान उगाए हो रहते हो तो डायरेक्ट आप क्या कर देते हो, पानी को उसमें छोड़ देते हो, कोई ऐसे कुछ भी नहीं बनाते, डायरेक्ट आप खेत में पानी को बहाते हो, वो क्या कहलाता है, आपका जल प्लवन विधि कहलाता है। ठीक है, तो जल प्लवन विधि को आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्ट जब हम किसके माध्यम से, बोर के माध्यम से पानी को क्या कर देते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जल प्लवन विधि कहलाता है। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, क्यारी या बरहा विधि। ठीक है, दूसरा हमको क्या देखना है, क्यारी या बरहा विधि देखना है। चलिए क्या दब गया यार, एक मिनट ना। चलो हो गया। ठीक, तो जल प्लवन विधि सबको समझ आया, डायरेक्ट हम पानी को क्या कर देते हैं, इसमें बहा देते हैं। ठीक है, हाँ, पाइप के माध्यम से। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है क्यारी या बरहा विधि, क्यारी, ठीक है, या इसी को बरहा विधि भी बोला जाता है। ठीक है, देख लेना आप लोगों को घर में कौन कौन से करते हो, सेंट्रल पिवोट इरिगेशन, ये बोला जाता है इसको। ठीक, अब देखिए इसमें किसके माध्यम से किया जाता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, क्यारी नाम से पता चल रहा है, तो इसमें क्या किया जाता है, खेत में छोटी छोटी क्यारियां बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया क्या, एक खेत, ठीक, तो यहाँ पे खेत में क्या कर दिया जाता है, ऐसे क्यारियां बनाया जाता है, ऐसे ऐसे, ये इतना पार्ट में खुद पानी डालेंगे, फिर इतना पार्ट में पानी डालेंगे, फिर इतना पार्ट में डालेंगे, फिर इसका पानी इसमें आ सकता है, इसका पानी इसमें, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो आप लोग देखे होंगे, जैसे छत में भी, जैसे छत बनाते हो नया घर, तो छत में सब तरफ पानी जाए इक्वल करके आप पूरा इसमें छोटे छोटे ऐसे पूरा भागों क्या कर देते हो, घेर देते हो नहीं, वैसे ही क्या होती है, क्यारिया विधि होती है, जिसमें छोटे छोटे क्या करते हैं, क्यारिया बनाते हैं। ठीक, तो क्यारिया विधि को भी याद रखना है। फिर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, पानी के बहाव को, फिर इसमें पहले जाएगा, फिर इसको इधर से तोड़ दी, इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ऐसे करते करते सब साइड जो है वो पानी क्या हो जाती है, चली जाती है। तो ये आपकी कौन सी विधि हो जाएगी, क्यारी विधि हो जाएगी। चलिए देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या होगा, तो तीसरा आपको याद रखना है कुंड विधि। कौन सा विधि भाई, कुंड विधि याद रखना है। ठीक है, कुंड विधि इसको बोला जाता है। कुंड विधि मतलब क्या होता है, जैसे इसको फ्रो मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, मेथड भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या कर दिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। कौन सी विधि है, सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे आप किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हो, ठीक, तो इसमें क्या किया जाता है, फसलों को दो पंक्तियों में विभाजित कर दिया जाता है और एक बीच से क्या बना दिया जाता है, नाला बना दिया जाता है। जैसे आप लोग करते हो ना जी, जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ फसल उगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फसलों को दो भागों में ऐसे विभाजित कर दिया जाता है। ये फिर से इधर फसल है, ठीक, और फिर से यहाँ पे ऐसे करके, ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, इसको आपको याद रखना है, इसको कुंड विधि बोला जाता है। बीच बीच में क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे नाली टाइप से बना दिया जाते हैं और इसके अगल बगल क्या रहते हैं, फसल रहते हैं, ताकि ये अपने अंदर क्या करता है, फिर पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, जो फसल होते हैं वो। ठीक है, तो ये कौन सी विधि आ जाएगी, कुंड विधि के अंतर्गत आ जाएगी। तो याद रहेगा सभी को कुंड विधि। चलिए ये तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं कौन सी विधि, तो चौथा आपको याद रखना है थाला विधि। कौन सा विधि याद रखना है, थाला विधि याद रखना है आप लोगों को, थाला विधि। ठीक है, ये थाला विधि क्या है, तो इसको रिंग बेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, रिंग बेसिन। अब रिंग मतलब क्या, बेसिन,
रिंग मतलब क्या, ये यही याद आया होगा सबको। तो बिल्कुल इसको क्या बोला, इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे एक वृत्ताकार समतल क्या बना दिया जाता है भाले के समान, मतलब पेड़ों के चारों तरफ ऐसे एक आकार बना दिया जाता है जिसमें, जैसे ये क्या है, पेड़ है, एक वृक्ष है, जो भी है, छोटा सा पौधा या कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है, पेड़ है, इसके ये क्या है, जड़ है, ऐसे बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा क्या बना दिया जाता है, एक थाले के समान, जैसा थैला होता है नहीं, तो इसमें, ताकि ये क्या कर सके, चौरा जिसको आप लोग बोलते हो नहीं जी, जिसके घर में ऐसे पेड़ पौधे होंगे तो ऐसे चौरा बना देते, फिर बीच में उसको क्या डालते हैं, जल को डालते हैं, वैसे टाइप का। फिर इसके अंदर किसको डाला जाता है, जल को डाला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, थाला विधि, थाले के समान। थाला, थाला होता है नहीं, थाली, उसकी उसमें आप लोग क्या बोलते हो, पानी वानी डाल देते हो, वैसे ही इसको क्या किया जाता है। हाँ अच्छा कुछ भी ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिंग। ये देखो रिंग के भी समान दिखाई दे रहा है आपको, थाले के समान भी दिखाई देगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर जल को डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थाला विधि हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पांचवा कौन सा, छिड़काव विधि। पांचवा आपको याद रखना है कौन सा विधि, छिड़काव विधि जो आया है, छिड़काव, ठीक। तो सभी को पता है, नाम से पता चल रहा है, छिड़काव विधि मतलब क्या होगा, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मेथड, ठीक। ये क्या होगा, तो इसमें क्या करते हैं, पानी को बूंद बूंद में क्या किया जाता है, मतलब बूंद बूंद नहीं बोल सकती, वो तो टपक सिंचाई का हो जाता है। छिड़काव में क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। जैसे आपके घर में कोई गमला भी होगा या कुछ पौधा होगा, उसको आपको ऐसे क्या रहता है, मतलब एक छिड़कने के लिए ऐसे डिब्बे के समान होता है जिसमें ऐसे पाइप लगा रहता है, जिसको आप लोग क्या करते हैं, छिड़क के उसमें क्या देते हो, पौधों को पानी देते हो, ऐसे कर कीजिए, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है, एक आपका छिड़काव विधि हो जाता है, जिसमें आप छिड़कने के माध्यम से क्या देते हो, पानी देते हो। या तो फिर कभी कभी आप पूरा बोर को ही चालू कर लेते हो, उसके बाद पूरा पानी को क्या करते हो, जैसे जहाँ पे भी आप उगाए रहते हो सब्जी वब्जी जो भी है, वहाँ पे पूरा छिड़कते हो कि नहीं, तो वो भी क्या रहेगा, आपका छिड़काव विधि होगा। छिड़कना है आपको पानी को, ठीक है, वो क्या रहेगा, आपका छिड़काव विधि हो जाएगा। फिर छठवां हमको देखना है IMP, मोस्ट IMP, कौन सा, टपक सिंचाई, टपक सिंचाई, कौन सा सिंचाई, टपक सिंचाई देखना है, ठीक है। तो टपक सिंचाई, इसी को ड्रिप भी बोला जाता है ना, ड्रिप सिंचाई भी बोला जाता है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई ये पूछा जाता है कौन सी सिंचाई है करके। तो इस विधि में क्या करते हैं, जल को पौधे के मूल क्षेत्र में बूंद बूंद करके क्या किया जाता है, टपकाया जाता है। नाम से पता चला, टपक, ड्रिप। ड्रिप मतलब क्या किया जाता है, पौधों के जो क्या रहते हैं, रूट रहते हैं, मतलब जो जड़ रहते हैं, उसमें पानी को क्या किया जाता है, बूंद बूंद क्या किया जाता है, टपकाया जाता है। बूंद बूंद क्या किया जाता है, टपकाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो टपक सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जैसे वाष्पीकरण भी होता है पौधों का, और वो जो टपकना होता है, वो दोनों की क्रिया मतलब हमेशा कैसे होती है, एक साथ होती है। जितना वाष्पीकरण में क्या निकलता है, जल निकलता है, उतना ही जो जल टपक सिंचाई के माध्यम से उस पौधों को क्या होती है, मिलती है, ठीक है। दोनों मतलब वाष्पीकरण में जो जल की हानि हो रही, उतना ही जल किस में आ जाती है, आपकी इसमें। जैसे कुछ ऐसे पौधे बना होता है, ठीक, तो उस पौधे में क्या होता है, टपक सिंचाई की तरह यहाँ पे कुछ ऐसे बांध दिया जाता है, और वहाँ पे धीरे धीरे क्या किया जाता है, मतलब जैसे कुछ पानी का रहता है ना जी, फ्लो ऐसे टाइप का, और धीरे धीरे पानी को इसमें क्या किया जाता है, टपकाया जाता है। तो वो क्या हो जाता है, ड्रिप सिंचाई हो जाता है। तो सिंचाई से हाँ हमको इतने क्या करना है, पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। हाँ ठीक, ड्रिप सिंचाई, ठीक, याद रहेगा सभी को। चलिए ठीक, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गई हमारी सिंचाई की बात। अब चलिए, अच्छा क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, जल्दी से बताइए, कुछ छूटा है क्या एक सिंचाई के बारे में, जल्दी से बताइए क्या क्या छूटा था, जल्दी फटाक से कमेंट करिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, फिर थोड़ा सा त्योहार के भी बारे में देख लेते हैं, जल्दी से बताइए। चलो आया समझ में। नगदी फसल बोले थे क्या, सब्जी बड़ी में क्या, कुछ भी। चलिए हाँ, नगदी फसल ना। चलिए नगदी फसल के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि नगदी फसल क्या है, ठीक है।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया सभी को, ये क्या होती है सिंचाई, ठीक। तो अगर हम पौधे लगा रहे हैं, बिल्कुल पौधे क्या होती है, हमारी प्राथमिकता होती है, जो सब्जी है अब उनको हमको क्या रखना है, जिंदा रखना है, क्योंकि हमें भी जीवित रहना है, तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, ठीक है। तो सिंचाई के लिए हम कितने प्रकार से अलग अलग सिंचाई का प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें टपक सिंचाई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बूंद सिंचाई, क्यारी सिंचाई, जल पुनर्भरण सिंचाई, ये सबको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, कैश क्रॉप के बारे में देखते हैं। हेलो, किसका? आज चल रहा है ना, चलो ना करती। ठीक, चलिए। अरे भाई, नकदी फसल मतलब क्या होगा, नकदी मतलब क्या, पैसा। अब किसी भी चीज को अगर आप किसके लिए उगा रहे हो, पैसे के लिए उगा रहे हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। नगदी फसल, नकदी फसल मतलब क्या होता है कि देखिए, एक फसल ऐसा होता है जिसको हम सिर्फ खाने के लिए उगाते हैं, जैसे अपने घर में छोटा मोटा टमाटर वमाटर, जीरा धनिया मिर्चा जो भी है, ठीक है। धान की खेती भी आप कहीं ना कहीं किसके लिए करते हो, अपने खाने के लिए करते हो, लेकिन जो बच जाता है उसको हम बेचने का काम करते हैं। तो वही क्या होती है, एक नकदी फसल होती है, जिसको हम क्या करते हैं, किसान जो है वो सिर्फ बेचने के मकसद से या सिर्फ अपने कमाई के लिए इसको क्या करते हैं, वो उगाते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, नकदी फसल होती है, ठीक। तो आपको याद रखना है इसमें किसान अपनी निजी, किसके लिए, किसान अपने निजी खपत के लिए उगाते हैं, ठीक है। ये क्या है, नकदी फसल हो जाएंगे आपको, ठीक। जैसे बाजार में बेचने के लिए बेच रहे हैं, तो उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो क्या हो जाएंगे, सब नकदी फसल हो जाएंगे। तो नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आएंगे, चलिए बताइए। नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आएंगे, किससे किससे हमको पैसा मिलती है। भाई अब देखो, गन्ना है, धान को तो चलो ठीक है हम खाने के लिए करते हैं, जो बच जाता है उसको हम बेचते हैं, तो उसको हम नकदी फसल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसा फसल जिसको प्रॉपर हम सिर्फ उद्योग के लिए ही लगाते हैं या व्यवसाय करने के लिए ही लगाते हैं, ठीक है। निजी खपत के लिए या किसके लिए, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, उनको उगाते हैं, वो क्या होते हैं, नकदी फसल होते हैं। जैसे अब बताओ, गन्ना को आप लोग खाने के लिए तो नहीं उगाओगे, तो गन्ना किसके अंतर्गत आ जाएगा, नकदी फसल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसकी क्या करते हैं, जितनी भी जैसे क्या हो गया, गुड़ाखू हो गया, तो गुड़ाखू को आप लोग खाने के लिए तो नहीं लगाओगे, ठीक। तो गुड़ाखू भी क्या है, मंजन, गुड़ाखू, ये भी क्या है, आपके नकदी फसल हो जाएंगे, ठीक है। जूट है, चाय है, कॉफ़ी है, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, ठीक, कपास हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपको इसको याद रखना है, नकदी फसल को, ठीक है। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, ये सबको आपको नकदी फसल के अंतर्गत रखना है। क्लियर है इतना, चलिए। तो यहाँ से ये नकदी फसल याद रहेगा सभी को। इसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं, कैश क्रॉप्स, ठीक। चलिए, अब देखते हैं क्या, फसलों से संबंधित कुछ त्योहार, फिर आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक। फसलों से संबंधित कुछ त्योहार जो अलग अलग राज्यों में मनाते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सीटेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सीटेट है, सेंट्रल लेवल का है, सीबीएसई लेवल का है, तो बिल्कुल वो पूरा देश भर का जो भी है अलग अलग राज्यों के बारे में पूछेंगे। जो 28 राज्य है, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे वो क्वेश्चंस करेंगे, तो हमको जाना है कहाँ, पूरे अपने देश के राज्यों के पास, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, फसलों से संबंधित कुछ त्योहार है, कौन कौन से त्योहार है जिसको क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार। जैसे आपको पूछा जाता है बिहू नृत्य कहाँ के नृत्य है, ठीक है।
अब खाद्य जैसे भोजन से संबंधित है, तो जो भोजन में आएंगे तब उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, कि महाराष्ट्र के कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे बिहार है उसमें क्या क्या पसंद है, मतलब बिहार के लोग क्या क्या खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग क्या क्या खाते हैं, तमिलनाडु में क्या खाते हैं, क्या फेमस है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, मकर संक्रांति। आप लोग मनाते हैं क्या, छत्तीसगढ़ी वाले लोग जल्दी से बताएंगे। मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति क्या है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मकर संक्रांति फसलों की कटाई के बाद, जैसे हमारा फसल कट गया अभी और हम कब मनाएंगे, अभी जनवरी में मनाएंगे कि नहीं, 14 जनवरी को। तो बिल्कुल मकर संक्रांति को पौधों मतलब फसलों के कटाई की खुशी में इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। अब इसको कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, कौन कौन से राज्यों के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको भी आप लोगों को, हाँ, असम बिहू याद रखना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वाले सबसे पहले इसको क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक। बिहार, बिहार के लोग भी क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति। एमपी, ठीक। गुजरात, गुजराती लोग तो इसको और एकदम धूमधाम से मनाते हैं, ठीक। और कौन है, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, पंजाबी लोग भी मनाते हैं, राजस्थान। और क्या हो गया, पंजाब, पंजाब के लोग भी इसको धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और क्या, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। तो देखिए जितने भी क्या है आपके उत्तर भारत के हैं, ठीक है, वो सब जो है वो कौन सा त्योहार मनाते हुए दिख जाएंगे, तो आपको मकर संक्रांति मनाते हुए दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मकर संक्रांति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्तर भारत से। देखिए पूरा उत्तर भारत के जितने भी राज्य है, यूपी से लेकर के कहाँ तक, उत्तराखंड तक, ठीक। उत्तराखंड, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। अच्छा, उत्तराखंड 2 बार हो गया है क्या, नहीं। और छत्तीसगढ़ के लोग भी कहीं ना कहीं इसको क्या करते हैं, मनाते हैं। तो बिल्कुल इसमें आप लोग नोट कर सकते हैं अपना, छत्तीसगढ़ को क्यों हम लोग छोड़ दे भाई, ठीक, यहाँ भी बनाते हैं मकर संक्रांति। तो चलिए ये क्या हो जाएंगे आपके मकर संक्रांति के त्योहार, जो कि फसलों के संबंधित क्या है, छेरा, ठीक, त्योहार है, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, बिहू त्योहार फेमस है, ठीक। बिहू कहाँ का है ये, तो ये भी क्या है, बिहू त्योहार किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना ये फसलों से संबंधित है। और बिहू त्योहार कहाँ के लोग मनाते हैं, तो बिल्कुल कहाँ जाना है आपको बिहू त्योहार देखने के लिए, असम। एकमात्र ऐसा राज्य है असम जहाँ पे बिहू का त्योहार क्या किया जाता है, मनाया जाता है। देखना आप लोग, असम की जो क्या है स्त्रियाँ होती बहुत सुंदर होती है ना, इतना उनका मतलब जो परिधान भी होता है वो इतना सुंदर होता है कि देख के ही बहुत अच्छा लगता है, तो उन लोग पहनते हैं वैसी, ठीक। तो वो क्या है, असम में क्या मनाया जाता है, बिहू त्योहार मनाया जाता है, जिसमें ऐसे जैसे हम लोग मनाते हैं ना वैसे टाइप को उन लोग भी नाचते गाते रहते हैं, ठीक है। चलिए मकर संक्रांति में क्या करेंगे, तो बिल्कुल मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं, तिल का लड्डू खाते हैं। क्या तिल का लड्डू ही खाते हैं क्या, नहीं, पतंग भी उड़ाते हैं, ठीक है। हर वर्ष ये कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए ठीक, तो बिहू, बिहू आपको कहाँ जाना है, असम में जाना है, ठीक। बिहू त्योहार असम में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा त्योहार, बैसाखी त्योहार, ठीक है। बैसाखी त्योहार जाना है। बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बैसाखी, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जो बैसाखी त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जाना कहाँ है बैसाखी त्योहार मनाने के लिए, हरियाणा और कहाँ, पंजाब। फेमस है पंजाब और हरियाणा में बैसाखी त्योहार। और बिल्कुल ये आपको 13 या 14 अप्रैल को मनाते हुए दिख जाएंगे लोग। किसका त्योहार, बैसाखी का त्योहार, जो कि किससे संबंधित है। उस समय मैंने क्या बताया था, गेहूं का क्या हो जाता है, कटाई होता है, क्योंकि वो रबी फसल है। उसको बोते कब है, अब नवंबर दिसंबर में। बिल्कुल कटाई किसकी होती है, वो कब होती है, अप्रैल में, ठीक है। तो उसी समय लोग क्या मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। कौन से त्योहार को, बैसाखी के त्योहार को, ठीक, याद रहेगा सभी को। तो बैसाखी के त्योहार किससे संबंधित है, फसलों से संबंधित है। कौन से राज्यों के लोग इसको मनाते हैं, तो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के लोग इसको क्या करते हैं भाई, मनाते हैं, ठीक है। फिर हम चौथा देखते हैं कौन सा त्योहार, लोहड़ी, लोहड़ी,
ठीक है। लोहड़ी त्योहार देखते हैं कौन मनाते हैं, लोहड़ी, ठीक। तो लोहड़ी त्योहार आपको याद रखना है, ये भी फसल से संबंधित क्या है, फसल की कटाई से संबंधित त्योहार है, जिसको इसको कौन से लोग मनाते हैं, तो पंजाब के लोग मनाते हैं। बैसाखी को हरियाणा और पंजाब लिखना है, लेकिन लोहड़ी को सिर्फ आपको क्या लेना है, पंजाब लेना है, ठीक है। पांचवा हम देखते हैं कौन सा त्योहार, पूरम विशु त्योहार। कौन सा त्योहार, पूरम विशु त्योहार, ठीक है। जो पूरम विशु का त्योहार है वो कौन लोग मनाएंगे, तो बिल्कुल आपको कहा जाता है पूरन पोली। याद है पूरन पोली एक बार आया था एग्जाम में सीटेट में कि ये कहाँ का विशिष्ट भोजन है करके, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। मैं सच में नहीं पढ़ी थी पूरन पोली के बारे में, तो मेरी एक फ्रेंड जो महाराष्ट्र में रहती है तो जब आती है तो बताती है हमारे यहाँ पूरन पोली बहुत फेमस है करके, ठीक है। वो एक बार मतलब बना के भी मुझे खिलाई थी कि चना दाल वाना दाल को कुछ गुड़ के साथ मिक्स करके अंदर में डाल के, बहुत स्वादिष्ट होता है ना वो। और बिल्कुल वो कहाँ का है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का पूरन पोली। अब पूरम विशु करके दिया है तो ये त्योहार भी किससे संबंधित रहेंगे, तो बिल्कुल हाँ महाराष्ट्र मत जाना है, ठीक है। आपको पूरम विशु कहाँ जाना है, तो केरल जाना है। लेकिन पूरम पोली एक क्या है, खाद्य पदार्थ है जो पूरी के समान होगा, ठीक है, रोटी के समान होता है, चना दाल और गेहूं आटा का कुछ मिक्स ऐसे बना रहता है मीठा वाला, जो कहाँ है, महाराष्ट्र का क्या होता है, वो एकदम फेमस डिश है, ठीक है। चलिए पांचवा हो गया पूरम विशु, कहाँ मनाया जाएगा, ये भी केरल में मनाया जाएगा इसको। उसके बाद आपको याद रखना है नवा वर्षा, ठीक है, नबा वर्षा, नबा वर्षा, नबा वर्षा कहाँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कहाँ, नबा, नबा मतलब बंगाल, नबा मतलब बंगाल, ठीक है। तो अगर आपको नबा वर्षा आए तो कहाँ लेना है, बंगाल लेना है। पूरम विशु आए तो केरल, क्योंकि आप लोगों को पता है केरला में क्या बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, तो वैसे उनके लैंग्वेज रहते हैं पुलम विशु ऐसे, ठीक है। तो पुलम विशु कहाँ जाना है, आपको केरला जाना है, ठीक है। नबा, नबा से बा याद रखना है, बा से बंगाल याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए सातवां देखते हैं, तो सातवां आपको याद रखना है कौन सा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, ठीक, ये याद रहेगा। नबा पूरम केरल, लोहड़ी पंजाब, और इसके पहले जस्ट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कौन सा त्योहार, बैसाखी, तो हरियाणा और पंजाब याद रहेगा सभी को, ठीक। मकर संक्रांति, जितने भी उत्तर भारत है वो सबको आप लोगों को टिक मार देना है, यूपी से लेकर के पूरा कहाँ तक, गुजरात तक, ठीक है। चलिए उसके बाद गुड़ी पड़वा, ठीक है, गुड़ी पड़वा आपको याद रखना है, ये कहाँ मनाया जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ ये जो है वो कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र का क्या है, फेमस त्योहार है, जो कहाँ, महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा, ठीक है। नवा वर्षा बंगाल याद रखना है आप लोगों को। चलिए उसके बाद आपको याद रखना है पोंगल, फेमस त्योहार, बहुत बार पूछा जाता है, सी टेट का फिर क्या है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है पोंगल। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे सभी, कहाँ से फिर बोरा चावल वावल आ गया आप लोगों का, ठीक। पोंगल, पोंगल से आप लोगों को याद रखना है कहाँ, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में क्या, तमिल, तमिल कहाँ के लोग बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग, तो बिल्कुल पोंगल को आपको याद रखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या है, ये फेवरेट त्योहार है पोंगल। तो आपको अगर पोंगल त्योहार सेलिब्रेट करना है तो बिल्कुल आप लोग कहाँ जा सकते हैं, तो तमिलनाडु जा सकते हैं, ठीक है। नवाखाई बताओ तो कहाँ मनाते हैं, जल्दी नवाखाई बताओ। तो देखिए नवाखाई छत्तीसगढ़ में मनाते हैं ना सबसे ज़्यादा, और कहाँ से ये कहीं ना कहीं है, उड़ीसा से ये क्या हुआ है, एक मिला हुआ है हमको जो भी है, ठीक है। उड़ीसा के लोग जो है वो मनाते हैं, तो उसको भी छत्तीसगढ़ नहीं दे देंगे आपको, उड़ीसा देते हैं उसमें, ठीक है, नवाखाई में। चलिए बताइए सरहुल, इसको मुझे जानना है, सरहुल आप लोग क्या बोलते हो, सरहुल त्योहार फसलों की कटाई के संबंधित त्योहार है, कहाँ मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। चलिए झारखंड, वेरी गुड सिन्हा जी, ठीक है। उड़ीसा, हाँ ठीक है, नवाखाई के लिए आपको उड़ीसा जाना है, लेकिन सरहुल त्योहार के लिए आपको कहाँ जाना है, झारखंड। क्योंकि देखिएगा जितनी भी जनजाति छत्तीसगढ़ में है, सरहुल है करके छत्तीसगढ़ में हम लोग जनजाति में सरहुल जनजाति का पढ़ते हैं, है ना, जो वृक्ष के नीचे करते हैं सरहुल त्योहार मनाते हैं करके, छत्तीसगढ़ को डाल के मत आ जाना। कहाँ के लोग इसको मनाते हैं, तो आपको याद रखना है झारखंड के लोग इसको क्या करते हैं भाई, मनाते हैं। क्योंकि देखो झारखंड हमारा क्या है, पड़ोसी राज्य है, तो झारखंड के जितने भी क्या है आदिवासी है ना, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो गए हैं, आके बसे हैं।
तो कहीं ना कहीं इनका जो त्यौहार का इफेक्ट है वो छत्तीसगढ़ में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ में लोग आए हैं। तो बिल्कुल इसी कारण छत्तीसगढ़ के जितने भी क्या है आदिवासी है ना, उन लोग भी क्या मनाते हैं, सरहुल त्यौहार मनाते हैं। ये झारखंड से कहीं ना कहीं क्या है, प्रेरित है। ठीक है, और एक वंगाला याद रखना है, वंगाला, क्या वाला, वंगाला, वंगाला, बंगाला नहीं, वंगाला। ठीक है, वंगाला आपको याद रखना है। ये कहाँ मनाया जाता है, तो पूर्वोत्तर का एक राज्य है क्या, मेघालय। ये यहाँ क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक, तो ये जितने भी त्यौहार है ये किससे संबंधित है, फसलों की कटाई से संबंधित है, जहाँ से आपके बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक है पेड़ और पौधे से संबंधित मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, कोशिश करूंगी मैं एमसीक्यू करवाने की, एमसीक्यू लाऊंगी, कैसे टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, क्लासेस। चलिए, तो हमने क्या देखा था, फसलों से संबंधित कुछ त्योहार देखे थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, ठीक, जलीय पौधे के बारे में हमने देखा, जिसमें जल में उत्पन्न होने वाले पौधे होते हैं, जो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, जड़ की मात्रा कम होती है, हमेशा ये कैसे रहते हैं, इसके परत में क्या पाया जाता है, एक मुलायम परत पाया जाता है। ठीक, जिसके कारण इसकी जड़ क्या होती है, खोखला होता है और तैरती रहती है पानी में। फिर हमने दूसरा क्या देखा था, जितने भी क्या है बीज होते हैं, है ना, ये सब मतलब कई जो पौधे होते हैं वो बीज से ही उगते हैं, लेकिन कई पौधे जो है वो बीज के अलावा और अलग अलग जैसे पत्तियों से, जड़ों से, या तो फिर उसको हम उसके स्टेम से कलम करके क्या करते हैं, इसको उगाते हैं। तो इसके बारे में देखा था। तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा, मनी प्लांट को स्टेम कटिंग के द्वारा उगाते हैं, पत्थर चट्टा को पत्तियों के कलम करके, गुलाब को तने को कलम करके, जो स्नेक प्लांट्स है उसको पत्तियों को कलम करके, गन्ने को हम तने का कटिंग करते हैं, और केलों को हम क्या करते हैं, पतली जड़ें होती है उसको हम बिल्कुल क्या करते हैं, कलम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, किसके बारे में, पोलिनेशन के बारे में देखा था। पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें एक ये प्रजनन की क्रिया होती है पौधों में, जिसमें एक पौधे के जो क्या रहते हैं, फूल रहते हैं, उसका जो पोलन है वो दूसरे फूल में क्या हो जाता है, उसके जो स्टेम क्या होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं, उसमें बिल्कुल क्या होते हैं, निषेचित होते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन में क्या होगा, उसी पेड़ का जो पौधा क्या रहेगा, परागन रहेगा, वो उसी पुष्प में क्या होगा, जाकर के उसके वर्तिकाग्र में परागन करेगा, निषेचन करेगा। लेकिन परपरागन में क्या होगा, जो उस वृक्ष का क्या है, परागन है, वो दूसरे वृक्ष में क्या कर, मतलब दूसरे पौधे में क्या होगा, निषेचित होगा। ये परपरागन हमने देखा था। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा था, फसलों के बारे में देखा था। ठीक है, अलग अलग फसल हमने देखे थे। तो फसल कितने प्रकार के होती हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल, एक जायद फसल। बिल्कुल याद रखना है आपको, आईएमपी है बहुत ज़्यादा। खरीफ फसल क्या है, तो बिल्कुल इसको जून और जुलाई में क्या किया जाता है, बोया जाता है, और नवंबर और अक्टूबर नवंबर में इसका क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है। ठीक, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो बिल्कुल मूंगफली, बाजरा, उड़द दाल, कपास, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत। फिर जैसे ही नवंबर अक्टूबर में हम खरीफ फसल को क्या करते हैं, काटते हैं, वैसे ही हम रबी फसल को क्या करते हैं, बोते हैं। तो बिल्कुल नवंबर अक्टूबर से लेकर के अप्रैल मई तक के जो भी फसलों को, या मार्च अप्रैल तक के जो भी फसलों को हम क्या करते हैं, बोते हैं, वो रबी फसल कहलाते हैं। चना, मटर, जौ, सरसों, गेहूं, आलू, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जायद फसल क्या होता है, जो कम दिनों के लिए हम बोते हैं, एक आध महीने के लिए। ठीक, जो कि गर्मियों में अधिकतर आपको देखने को मिल जाएगा। खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब कौन से फसल है, तो जायद फसल। और एक फसल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, उसको आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, सिंचाई हमने पढ़ा था कौन कौन सा, एक जल प्लवन विधि, एक क्यारी सिंचाई, एक पूर्ण विधि, ठीक, एक थाला विधि सिंचाई हमने देखा था, एक छिड़काव विधि, और एक टपक सिंचाई, जो पौधों में पानी बूंद बूंद मात्रा में क्या होती रहती है, टपकते रहती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी। फिर हमने फसलों से संबंधित क्या देखे, कि उस त्योहार देखे, जिसमें सबसे पहले मकर संक्रांति, जितने भी पूर्वोत्तर भारत है उसमें पूरा मकर संक्रांति मनाया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी आपको शामिल करना है। ठीक, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का नाम फिर किसी में नहीं रहेगा तो हमको बुरा लगेगा। तो बिल्कुल हम भी मकर संक्रांति बनाते हैं करके उसको छत्तीसगढ़ में भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बिहू जो त्यौहार है असम में मनाया जाता है। बैसाखी जो है वो हरियाणा और पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। लोहड़ी जो है वो आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। वैसे ही पूरम विशु के लिए आपको कहाँ जाना है, केरला जाना है। फिर
नवा वर्षा के लिए कहाँ जाना है आपको? बंगाल। बंगाल में नबा बताई थी, नबा से आपको बंगाल याद रखने हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है तमिलनाडु। और एक मैंने क्या बताया था, सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बिल्कुल सरहुल छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ का क्या है, बॉर्डर में पड़ोसी राज्य क्या है? झारखंड है, तो झारखंड में मनाएंगे। और एक क्या है, वंगाला के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पूर्वोत्तर भारत। ठीक, मेघालय में क्या मनाया जाता है? ठीक, मेघालय में आपको वंगाला जो है वो बनाते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बताइए आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया, कैसा लगा? बिल्कुल आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और बिल्कुल अगर आपको कंटिन्यू क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये क्लासेस आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क होने वाले हैं। और जब तक आपके 8 फरवरी नहीं आ जाते तब तक मैं बिल्कुल ये क्लासेस को आप लोगों को कोशिश करूँगी पूरा कंप्लीट करवाने की। ठीक है, और सर भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट का जो सर आया है वो, तो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा दोनों के द्वारा। ठीक, कंप्लीट करके देंगे आप लोगों को, आप लोग टेंशन मत कर लीजिए। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। नए साल की एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आने वाले 26 में आपका बिल्कुल वैकेंसी आए सरकार की अगर मंशा रही तो, और बिल्कुल सभी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड कैंडिडेट की तरह आप मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ सभी को थैंक यू। बिल्कुल मिलते हैं 2 से 3 बजे कौन से सीडीपी की क्लास में। तो बिल्कुल सभी 2 से 3 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और आज का सीडीपी का लास्ट क्लास रहेगा, उसके बाद कल से हम बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट के क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ सभी से अलविदा लेना चाहती हूँ। मैम अब डेली इसी टाइम पे होगा क्या ये क्लास? हाँ, डेली इसी टाइम पे ये क्लास होगा। तो बिल्कुल आप लोग आकर के जुड़ जाइएगा। 11:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में सीटेट सीजीटेट दोनों के लिए क्या रहेगा, यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं जाऊँ। थैंक यू।